नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है। आप सबका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, जो बीते 5 साल से हर घड़ी बदलती रही है। यानी सियासी दलों के वक्त की बात करें तो किसी का वक्त सुधरा तो किसी का वक्त बेहद खराब दिख रहा है। इसीलिए ही तो आज जब शरद पवार वाली एनसीपी उनसे छीनी, उनकी घड़ी यानी उनका चुनाव चिन्ह भी जब ले लिया गया, तो ये कहा जा सकता है कि ये वक्त की बात है। वक्त अगर साथ ना दे तो हालात कैसे खराब से दिखने लगते हैं। एनसीपी के पवार गुट का नाम राज्यसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी एनसीपी एससीपी चुनाव आयोग ने इस नाम को, इस गुट को ये नाम दे दिया है। महाराष्ट्र में इस हद तक पार्टियां बीते 5 सालों में पार्टियां कह लीजिए, सीटें कह लीजिए, आंकड़े कह लीजिए, इस हद तक खिचड़ी पक गई है कि किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए इसे डिकोड करना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। 5 साल पहले तक देश की राजनीति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम बहुत मायने नहीं रखते थे, लेकिन वक्त की मार ने सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया है। ये दोनों आज सत्तारूढ़ एनडीए यानी बीजेपी के सबसे मजबूत साथियों में से एक है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर 48 में से 41 सीटें उस वक्त के एनडीए ने जीती थी, जिसमें बीजेपी के खाते में 23 थीं और शिवसेना को 18 सीटें मिली थीं। शिवसेना में टूट हुई, उद्धव ठाकरे अलग हुए, पहले तो बीजेपी से, एनडीए से, और फिर शिवसेना के 2 हिस्से हो गए। शिंदे एकनाथ शिंदे के पास चला गया, एक उद्धव ठाकरे के पास रहा। तो शिंदे के गुट वाली जो शिवसेना है, जो ओरिजिनल शिवसेना है, उसको 13 सांसद है और दूसरे वालों को केवल 8 सांसद है। वहीं एनसीपी की बात की जाए टूट के बाद, तो 4 में से केवल 1 सांसद एनडीए के साथ है। तो आज की तारीख में अगर एनडीए, जो मूल एनडीए था जिसके पास 41 थे, वो छोड़ दें, आज के एनडीए की बात करें तो 23 भाजपा है, 13 इसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी और 1 एनसीपी है जो अजीत पवार की है। यानी 37 सांसद हैं। 41 के बदले संख्या घटकर 4 कम होकर 37 पे आ गई है। उद्धव ठाकरे की नाराजगी से ये एनडीए टूटा था। गणित के लिहाज से बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। यानी 41 में से 37 एनडीए के पास अभी भी सांसद हैं और विपक्ष के जो आईएनडीआईए गठबंधन है उसके पास 9 ही सांसद हैं। एनसीपी के जो शरद पवार, जिसका नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार हो गया है, उसके पास 3 सांसद हैं और शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे वाली, उसके पास 6 सांसद हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि 2 महीने के भीतर जब चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, तो आज की तारीख में जब 2 फाड़ हो चुका है शिवसेना में भी और एनसीपी में भी, तो एनडीए और आईएनडीआईए में किसका पलड़ा मजबूत है, कौन मजबूत पिच पर खड़ा है? हमसे बेहतर महाराष्ट्र की राजनीति को महाराष्ट्र के 2 वरिष्ठ पत्रकार समझते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय कराता हूं, रोहित चंदावरकर साहब हैं और रवि किशन देशमुख साहब हैं। स्वागत है आपका। रोहित, मेरा पहला सवाल आपसे है और बड़ा सिंपल सा सवाल है। मामला बहुत पेचीदा है, मामला बहुत खिचड़ी हो गया है महाराष्ट्र में आपके, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, एनडीए या आईएनडीआईए? क्या लग रहा है महाराष्ट्र में? सुमित जी, पिछले बार तो क्लियरली ये हो गया कि 19 का चुनाव, आपने जो आंकड़े अभी बताए, तो क्लियरली एनडीए के लिए ये भारी था, बीजेपी के लिए भारी था, अच्छा था। लेकिन बीच में ये हो गया कि महाविकास आघाड़ी जो बन गई, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ आ गई, उसके बाद थोड़ी सिचुएशन बदलती दिख गई और बीजेपी को ये समझ में आने लगा कि अगर 3 बड़े पार्टीज महाराष्ट्र की अगर एक साथ आती है और उनके खिलाफ है, तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो उसके बाद एक तरह से जो भी ऑपरेशंस हुए, जो भी कुछ हुआ, आपने सब देखा है, आपके सब प्रेक्षक है उन्होंने भी देखा है, दर्शकों ने देखा है कि कैसे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 2 गुट हो गए और उसके बाद में शरद पवार की एनसीपी में भी 2 गुट हो गए। तो उसके बाद मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि जो ज्यादातर विधायक जो हैं शिवसेना के भी और शरद पवार वाली पहले वाली जो एनसीपी थी उनके भी, वो अभी एनडीए के साथ, यानी कि यहाँ पे जिसको महायुति बोलते हैं महाराष्ट्र में, एनडीए का जो गठबंधन है भाजप के से निर्देशित है, वो उनके साथ में है।
तो अभी जो पिछले 3-4 दिनों में आप देख रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग का डिसीजन आ गया कि शरद पवार अपनी पार्टी का कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अजीत पवार के साथ रहेगी और चुनाव चिन्ह जो है वो भी अभी अजीत पवार के पास जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक वाटरशेड मूवमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में आया है सुमित जी, इस वजह से कि जी पिछले हाँ। 30 साल से 40 साल से जो महाराष्ट्र में बहुत ही पावरफुल जिसको बोलते हैं दो नेता थे और सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, खासकर बाला साहब के निधन के बाद में उद्धव ठाकरे थे और शरद पवार तो पहले से थे। तो दोनों नेता आज आप जानते हैं कि फरवरी के एंड में राज्यसभा का चुनाव है, इंटरेस्टिंग बात आप कह उसमें रहे उनका हैं, कोई रोल वाटरशेड नहीं बचा मूवमेंट है। है। मैं रवि किरण साहब को मतलब इस ये चर्चा में लेके आना चाहता हूं। रवि साहब, आज की तारीख में तो स्थिति ऐसी है कि स्लेट को पूरी तरीके से मिटा दो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसके खाते में कितनी सीटें, कौन कहां जाने वाला है, क्योंकि जो मूल पार्टी के चेहरे थे वो आज विपक्ष में हैं और उनके पास छोटे लोग हैं, छोटे सांसद हैं, छोटे विधायक, कम विधायक बचे हैं। उनका चुनाव चिन्ह उनसे चला गया, उद्धव ठाकरे से चला गया, अब शरद पवार से भी चला गया, अब उनके पास घड़ी नहीं बची है। स्थिति ऐसी है, ये दोनों चीजें उनके विरोधियों के पास चलेगा और वो बीजेपी के खाते के, वो लोग बीजेपी के पास है, एनडीए के साथ है। ऐसे में जब आदमी वोट, क्योंकि आप महाराष्ट्र की जनता को समझते हैं, जब पब्लिक वोट करने जाती है, जो खासकर गरीब इलाके के लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनके लिए चुनाव चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है और वो चुनाव चिन्ह आज की तारीख में एनडीए के पास है। तो क्या ये कहना गलत है कि एनडीए का पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है इस बार, जो नया एनडीए बन रहा है? हाँ बिल्कुल, एनडीए का पलड़ा मजबूत है क्योंकि उनके पास अधिकृत चुनाव चिन्ह है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा सुमित कि महाराष्ट्र में जब इसके पहले ऐसा एक प्रयोग हुआ था कि शिवसेना पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे गुट के पास चला गया, पार्टी उन्हीं की एथोराइज पार्टी बोल के इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा हुई उसकी। तो उसके बाद अंधेरी का एक उपचुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, मुंबई में अंधेरी विधानसभा क्षेत्र है। तो उस वक्त उनको मशाल चिन्ह दिया गया था और कुछ दिन पहले ही दिया गया था चुनाव के। तो उन्होंने, आजकल क्या है कि सोशल मीडिया काफी हावी है और जैसे अपना चैनल है या कई और है, तो वहां से लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि कौन से गुट का क्या चुनाव चिन्ह है। तो इसमें देरी नहीं लगती है। सवाल सिर्फ इसका है कि जो रिमोट एरियाज है, जैसे महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं जो आदिवासी या पिछड़े इलाके हैं जहां पर अपने को लगता है हम सबको कि कैसे पहुंचेगा ये चुनाव चिन्ह। तो मुझे लगता है कि उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अंधेरी में शिवसेना जीत गई थी, उनके जो कैंडिडेट थी। एक चीज और बताइए रवि साहब, रोहित मैं आऊंगा आपके पास। एक चीज और बताइए रवि जी, क्या हमदर्दी होगी उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ वोटर के मन में कि ये लोग टूट गए हैं, इनके लोगों ने धोखा दिया है? देखिए, भारतीय मतदाताओं का अगर हम एक काफी सालों से देखते आए तो उनकी संवेदनाएं जो होती है ना, जो सबसे ज्यादा समस्याओं में घिरा होता है उसके साथ उनकी संवेदनाएं होती हैं। भारतीय राजनीति ने बार बार ये साबित किया है कि जब भी कोई जूझता है, लड़ता है, जिस पर अटैक होता है चारों तरफ से, तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है कि अरे ये बच पाएगा कि नहीं, ये काफी लड़ाई कर रहा है, ये बचेगा कि नहीं, क्या खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें उद्धव ठाकरे को ये मिलेगा कि उनके पिता ने जो पार्टी बनाई थी उसे तोड़ा गया और उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा है। और शरद पवार को शायद ये मिलेगा कि शरद पवार ने जिस पार्टी का गठन किया था 1999 में, तो क्या उनसे पार्टी छीन लेना कानून के दायरे में बैठता है कि नहीं इंपॉर्टेंट बात बैठता है। संवेदनाएं और सहानुभूति भी चुनावों को डिक्टेट कर सकती हैं। 2 महीने दूर केवल चुनाव रह गए। लेकिन रोहित, मेरा सवाल आपसे है, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के खाते में जो लोग जुड़ गए हैं, जो लोग साथ आए हैं अलायंस की, चाहे वो एनसीपी के हों, मतलब अजीत पवार गुट के हों, या फिर एकनाथ शिंदे के गुट के हों, ये लोग बीते चुनाव में आमने सामने लड़ रहे थे ज्यादातर लोग, अब सब एक साथ आ गए हैं। तो क्या इन फाइटिंग का सीन भी आप देखते हैं कि अब जो अजीत पवार के साथ थे वो यूपीए के साथ थे, अब वो एनडीए के साथ होंगे, वो अपनी सीट मांगेंगे, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार भी होंगे, वहां पर शिवसेना के उम्मीदवार भी होंगे? क्या इन फाइटिंग प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। इसमें इसमें ये बात यही है कि आप देखेंगे कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, किसको कौन सी सीट जाएगी। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे के लोग पहले तो अजीत पवार जी के खिलाफ ही रिबेल करके ही निकले थे महाविकास आघाड़ी से, और अभी तो अजीत पवार भी इसमें ही है, महायुति में, यानी कि बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है उसमें ही है। तो उनका एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग कैसा रहेगा
मन मिलाप होगा या नहीं होगा, यही तो क्रूशल बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में है और अन्य राज्यों में है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी एक बड़ी इलेक्शन विनिंग मशीन है और वो सब ये खेल जानती है। और उन्होंने मतलब जिस तरह से हर हर तरफ से उन्होंने बातें की, मतलब जो फायरिंग ऑन ऑल इंजिन्स जो बोलते हैं, उस तरह से ये चुनाव का किया है कि उन्होंने विकास का काम भी है, योजनाएं भी हैं, बाकी भी है, मोदी जी का करिश्मा, उनकी रैलीज, उनका महाराष्ट्र में बार बार आना और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, ये सब भी है। और विरोधी दल जो है उनको विभाजित करना, ये भी स्ट्रैटेजी है। तो हर तरफ से स्ट्रैटेजी लगाई गई है। और एक बात, मैं एक मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ, रवि किरण जी भी जानते हैं कि शरद पवार जी के साथ जो बचे हैं वो ज्यादा उम्र में बहुत ज्यादा हो चुकी है उनकी, और उम्र में बहुत बड़े लोग, एक तरह से सीनियर सिटीजन का जैसा वो हो गया है। तो क्या वो लड़ सकते हैं, क्या वो उतर सकते हैं मैदान में, या फिर एनसीपी का झुकाव, जो कार्यकर्ता है उनका झुकाव अजित पवार की ही तरफ होगा, ये सब बातें देखने लायक रहेंगी। एक सवाल और मन में आया रोहित, और वो ये कि क्या जैसे बिहार में हुआ, नीतीश कुमार पलट गए, इंडिया ब्लॉक के साथ थे और वो चले गए अब एनडीए के साथ, क्या आपको लगता है कि कोई एक धड़ा, चाहे अजीत पवार का हो चाहे उद्धव, क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक स्पीच बड़ा वायरल है आज की डेट में कि वो बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, क्या चुनाव के पहले महाराष्ट्र में भी कोई पलटी हो सकती है? अभी सुमित जी, पिछले 1.5 साल 2 साल में हमने जो देखा है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, इस चीज पे तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। क्योंकि कोई कुछ भी चीज हो सकती है, 2 दिन में कुछ भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का इलेक्शन विनिंग मशीन जिस तरह से चल रहा है, उसमें वो किसी भी बात को, जी मैं एक लास्ट कमेंट रवि आपका लेना चाहूंगा, वक्त की कमी है। रवि, आपका एनालिसिस जानना चाहूंगा, क्या महाराष्ट्र में पलटी हो सकती है? क्या शिवसेना, उद्धव ठाकरे इधर आ सकती है वापस, जहां एनडीए में थी मूल तौर पर, या शरद पवार इधर आ सकते हैं मूल तौर पर? अनम्यूट करिए। हाँ, आप अनम्यूट करिए। लगता है काफी हाँ जी, हाँ। आगे जा चुका है मामला। अब ऐसी स्थिति में है दोनों कि उनका वापस लौटना बड़ा मुश्किल बन गया है। और मुझे लगता है कि मतदाता भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे इस हालत में। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे के बयान आ रहे हैं, जैसे आपने अभी उसका थोड़ा सा ये ले लिया कि वो बीजेपी को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतना सारा करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये लोग वापस आएंगे। और शरद पवार ने बार बार ये कहा है। तो कांग्रेस बड़ा पार्टनर है आईएनडीआईए ब्लॉक का, और ये लोग छोटे पार्टनर बनके रहेंगे इस बार लड़ाई में महाराष्ट्र में? क्या ये कहना गलत है रवि? नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो रुझान दिया है, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उसमें डोमिनेट कर पाएगी। क्योंकि देखिए, नंबर एक तरफ है सुमित जी, लेकिन कांग्रेस का नंबर इसलिए है क्योंकि उनमें तो वर्टिकल स्प्लिट हुआ नहीं है, वो विभाजित नहीं हुए। लेकिन ग्राउंड पे आकर आज मूड अगर देखे महाराष्ट्र में हर तरफ, तो वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही डोमिनेट महाविकास आघाड़ी को करेंगे और कर रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है। यू हैव समड इट रियली वेल। थैंक यू सो मच रोहित एंड रवि, आप दोनों जुड़े और महाराष्ट्र की राजनीति को देश के लोगों को समझाया एनडीटीवी इंडिया के थ्रू। बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों को। तो क्या होगा इस कोई भी राजनीतिक पंडित अपनी गर्दन को फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में सब कुछ बदल गया है। सिर्फ कौन कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी परिस्थिति में चुनाव महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बहुत दिलचस्प होने वाला है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और है खबरें, बने रहिए हमारे साथ। और हम भारत के लोग में अब वक्त है वीडियो ऑफ द डे का। बहुत ही दिल को छूने वाली तस्वीर आज के आपके लिए हम लेकर आए हैं। तस्वीर अमेठी की है, यूपी की। एक बच्चा करीब 22 साल पहले अपने माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। 22 साल में वो योगी बन गया, साधु बन गया, और 22 साल बाद अपने घर लौटा और अपने माँ बाप से भिक्षा लेने के लिए, ताकि उसका जो दीक्षा है साधु बनने की वो पूरी हो सके। अमेठी की तस्वीरें हैं। बुआ ने उसको पहचान लिया, माँ उसके पास बैठी है और दोनों महिलाओं का रो रो के बुरा हाल है, और वो गाते हुए भी भिक्षा मांग रहा है। आज खाया न लई रे अपने गुरु कई कसम,
आज सूनम नहीं रे कोई निर्मला नहीं रे देवी आज नीलम नहीं रे कोई पूज नाता छूटी गे। इस योगी का नाम अरुण कुमार है। बचपन में उसको पिंकू बोला जाता था। इनकी अपनी माँ का देहांत हो गया था, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। तब वो दिल्ली में रहते थे, पढ़ाई में कमज़ोर थे, नंबर कम आए, पिता ने डांटा तो पिंकू ने गुस्से में आके घर छोड़ दिया और आज वो अपने गांव लौटा अमेठी से लगे हुए ग्यासी में। और वहाँ पर ये दृश्य देखने को मिला। उनकी दूसरी माँ उनके साथ बैठी हुई हैं, बुआ उनके साथ हैं। गांव वालों ने उनको पहचाना, उनसे बहुत मनुहार की कि घर लौट आओ, वापस सामान्य जीवन में आ जाओ। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, कहा कि मुझे भिक्षा दे दो, मुझे अपने गुरु को देनी है। जाके झारखंड में इन्होंने दीक्षा ली है और तभी मैं साधु पूरी तरीके से बन पाऊंगा। राम मंदिर देखने के लिए ये अयोध्या पहुंचे थे। हम भारत के लोग में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन रात 9 बजे अब आपसे मुलाकात होगी खबरों की खबर में। और आज बात आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, क्या उनके परिवार में उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। इस बड़ी बहस पर बड़ा ध्यान रात 9 बजे।